हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियोस के अंतर्गत हमने ट्वेल्थ क्लास के लेसन नंबर 1 के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के द्वारा हम नेक्स्ट लेसन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 2 है नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। लेसन नंबर 2 है नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। इस लेसन के अंतर्गत हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। युग्मकोद्भिद पीढ़ी जिसमें नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद इन दोनों की संरचना तथा इनके विकास अर्थात डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास करने से पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने देखा था पुष्प के बारे में। ऐसे पुष्प में हमने बताया था कि पुष्प का जो तीसरा चक्र है वो कहलाता है पुमांग। क्या कहलाता है बेटा? पुमांग। ऐसे पुमांग की इकाई पुंकेसर कहलाती है। क्या कहलाती है? पुंकेसर। पुमांग की इकाई पुंकेसर कहलाती है। ऐसे पुंकेसर के 3 भाग पढ़े थे हमने। इसके 3 भाग होते हैं परागकोश, योजी और पुतंत्र। इसे पुंकेसर के 3 भाग होते हैं परागकोश, योजी और पुतंत्र। ये जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर का ऊपरी मुक्ताकार भाग जो किससे जुड़ा रहता है? पुतंत्र से, वो कहलाता है परागकोश। तथा यह परागकोश एक पतली संरचना के द्वारा थैलेमस से जुड़ा रहता है, पुष्पासन से। गुप्त संरचना कहलाती है पुतंत्र। क्या कहलाती है? पुतंत्र। एक प्रारंभिक परागकोश के अंतर्गत 2 पालियां पाई जाती है। ये दोनों पालियां आपस में एक बंधे संयोजी संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है जिसे योजी कहते हैं। तो यहाँ इस जो परागकोश है, इस परागकोश के अंतर्गत हमने बताया था कि एक परागकोश में 2 पालियां होती है। एक प्रारंभिक परागकोश है, उसमें 2 पालियां होती हैं और एक पाली में 2 लघु बीजाणु ध्वनियां पाई जाती हैं। अर्थात दोनों पालियों में कितने लघु बीजाणु ध्वनि हो जाएगी? 4। तो इस परागकोश के अंतर्गत जो लघु बीजाणु ध्वनि है, इस लघु बीजाणु ध्वनि में उपस्थित बीजाणुजन ऊतक इसकी कोशिकाएं आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है।
इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, चूंकि ये कैसी होती है द्विगुणित, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा अगुणित लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है अगुणित लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। और ये जो लघु बीजाणु या परागकण है, जब इनका होता है अंकुरण, क्या होता है इनका अंकुरण, तो अंकुरण के फलस्वरूप नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है नर युग्मकोद्भिद का, जो कैसा होगा अगुणित। नर युग्मकोद्भिद कैसा होगा अगुणित। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस लेसन के अंतर्गत हम सबसे पहले जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर की संरचना के बारे में और इसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो लघु बीजाणुधानी है, इस लघु बीजाणुधानी की संरचना और इसकी जो भित्ति परतें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पश्चात जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे लघु बीजाणु जनन के बारे में, और जो लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप है अगुणित लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। और इन परागकणों में इन जो परागकण हैं, इन परागकणों के अंकुरण के फलस्वरूप नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो इसी लेसन के अंतर्गत हम इस नर युग्मकोद्भिद की संरचना, इस नर युग्मकोद्भिद की संरचना और इसके विकास, यानी कि इसका विकास, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर की संरचना। देखिएगा, पुंकेसर के अंतर्गत हमने बता चुके हैं कि भूतक जो बंद संरचना होती है, जो इस परागकोश को किससे थैलेमस से जोड़ने का कार्य करती है। परागकोश जो है एक द्विपालित संरचना होती है, जिसकी प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। यदि हम इसके अनुप्रस्थ काट देखें इस तरह, तो अनुप्रस्थ काट के अंतर्गत इसके अंतर्गत दो पालियां दिखाई देती है और प्रत्येक पाली के अंतर्गत दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। यह है लघु बीजाणुधानी। क्या बताइए? लघु बीजाणुधानी। ये दोनों पालियां एक बंद संयोजी संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, जो कहलाती है योजी। और ये जो परागकोश है, ये परागकोश नीचे की तरफ किससे जुड़ा होता है? पूतन से। किससे? पूतन से। तो जो परागकोश है, इस परागकोश के चारों कोनों पर ये चार लघु बीजाणुधानियां होती हैं।
इन लघु बीजाणुधानियों में उपस्थित जो बीजाणुजन ऊतक है, जिसकी कोशिकाएं आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। तो ये संरचना थी किसकी? पुंकेसर की। अब देखते हैं इस पुंकेसर के अंतर्गत जो परागकोश है, इस परागकोश का विकास किस प्रकार होता है इस तंतु के ऊपर। तो देखते हैं हम परागकोश का विकास। इस परागकोश का विकास किस प्रकार से होगा? तो जो परागकोश है, यह परागकोश पुतंतु के ऊपर निर्मित होता है। तो प्रारंभ में इसकी जो कोशिकाएं हैं वो समस्त कोशिकाएं एक समान होती हैं। जिसमें सबसे बाहर की ओर की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगी? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस का। इस एपिडर्मिस से घिरी हुई जो समस्त कोशिकाएं हैं, ये समस्त कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं, अर्थात एक जैसी होती है समस्त। इनमें किसी प्रकार का विभेदन नहीं होता है। ये समांगी कोशिकाएं हैं, समांगी कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं को प्रपसूतक या प्रक्षु प्रारंभिकाएं कहते हैं। प्रपसु प्रारंभिकाएं या आर्किस्पोडियल सेल। ये जो आर्किस्पोडियल सेल्स है, ये सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, परंतु धीरे धीरे इसके चारों कोनों पर कुछ कोशिकाएं विभेदित होने लगती हैं। इन कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में गाढ़ा हो जाता है।
ये जो कोशिकाएं हैं इनका जीव द्रव्य क्या हो जाएगा, गाढ़ा। इन कोशिकाओं को अब हम आर्किस्पोरियल सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्किस्पोरियल सेल्स या प्रारंभिका है। ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं में अब परिणति का विभाजन होगा। क्या होगा, परिणति का विभाजन। और परिणति के विभाजन के द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। एक कोशिका ऊपर की ओर और दूसरी कोशिका नीचे की ओर। जो ऊपरी कोशिका है ये तो कहलाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जो नीचे वाली कोशिका है इस कोशिका को कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। इस प्रक्षुब्धक कोशिका में जो विभाजन हुआ, कौन सा, परिणतिक विभाजन हुआ। परिणतिक विभाजन के द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो कि ऊपर की ओर बनती है, नीचे की ओर बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, यह प्राथमिक भित्ति कोशिका तो लघु बीजाणुदानी की भित्ति का निर्माण करती है। ये सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा। ये तो हो गई बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के अंतर्गत जो दूसरी भित्ति होती है वो एंडोथीसियम या एंथोस्पेसियम। सेकेंड जो दूसरी भित्ति है वो हो गई एंथोस्पेसियम। इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। इसके भीतर की ओर 1 से 3 परतीय चट्टी कोशिकाओं की परत पाई जाती है।
से 3 कोशिकीय जो कहलाती है मध्य परत, क्या कहलाती है मध्य परत। और सबसे भीतर की ओर एकल कोशिकाओं की परत पाई जाती है। सबसे भीतर की ओर एकल कोशिकाओं की परत जिसे कहते हैं टैपेटम, क्या कहते हैं उसको टैपेटा। और इन टैपेटम कोशिकाओं से घिरा हुआ जो ऊतक है वो बीजाणुजन ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजाणुजन ऊतक। और इस बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। इसके रूप में कार्य करती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो एक पाली ये हो गई परागकोश की, दूसरी पाली ये हो गई। ये दोनों पालियां एक बंध संयोजी संरचना के द्वारा जुड़ी होंगी जिसे कहते हैं योजी। ये हो गई योजी। तो देखिएगा ये किसका विकास है? परागकोश का। तो इस परागकोश के विकास के समय सबसे पहले जो परागकोश है इसका विकास पुतंतु के शीर्ष भाग पर होता है। तो पुतंतु के जो शीर्ष भाग की जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं एक इकहरी परत के द्वारा घिरी हुई होती है, वो कहलाती है बाह्य त्वचा। क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा। इस बाह्य त्वचा से घिरी हुई जो समस्त कोशिकाएं हैं ये समस्त कोशिकाएं समांगी प्रकार की होती हैं। कैसी होती है? समांगी, अर्थात सभी कोशिकाएं समान होती है। इसे कहेंगे हम प्रक्षुतक। क्या कहेंगे? प्रक्षुतक। इस प्रक्षुतक की जो कुछ कोशिकाएं हैं यानी कि इसके चारों कोनों पर विकासीय अवस्था में जो परागकोश है इसके चारों कोनों पर कुछ कोशिकाएं अपना जीव द्रव्य गाढ़ा कर लेती हैं तथा आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से अलग से पहचानी जा सकती है। इन कोशिकाओं को आर्किस्पोरियल सेल्स या प्रक्षुत प्रारंभिकाएं कहते हैं। चूंकि यहाँ पर एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि जो बीजाणुधानी है इस बीजाणुधानी या परागकोश के निर्माण में एक से अधिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। अतः इस प्रकार के बीजाणुधानी विकास को यूस्पोरेंजिएट इस प्रकार के बीजाणुधानी विकास को यूस्पोरेंजिएट प्रकार का बीजाणुधानी विकास कहते हैं, अर्थात सुबीजाणुधानीय विकास। सुबीजाणुधानीय विकास। तो जो परागकोश है या बीजाणुधानी है यहाँ पर इस लघु बीजाणुधानी का विकास किस प्रकार का होता है? यूस्पोरेंजिएट प्रकार का, अर्थात एक से अधिक प्रक्षुत कोशिकाएं जो है वो बीजाणुधानी के विकास में भाग लेती हैं। इसके पश्चात ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है इन आर्किस्पोरियल सेल्स में एक परिणतिक विभाजन होगा इस प्रकार से।
सभी में एक एक परिणतिक विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो दो कोशिकाएं बनती है, अर्थात एक कोशिका बाहर की ओर और दूसरी कोशिका भीतर की ओर बनती है। जो बाहर की ओर कोशिका बनती है वो प्राथमिक भित्ति कोशिका या प्राइमरी पैराइटल कोशिका कहलाती है, तथा जो कोशिका भीतर की ओर बनती है वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती है। विकास की अगली अवस्था के अंतर्गत जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, इस प्राथमिक भित्ति कोशिका में आगे कई परिणतिक विभाजन होते हैं और परिणतिक विभाजनों के फलस्वरूप जो लघु बीजाणुधानी है, इस लघु बीजाणुधानी की भित्ति का निर्माण होता है। तो इस लघु बीजाणुधानी की भित्ति के अंतर्गत बाहर से भीतर की ओर, किसके कहा, बाहर से भीतर की ओर निम्न भित्ति परतें पाई जाती है। तो सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा पाई जाती है, उसके भीतर की ओर एक गहरी परत होती है एंडोथीसियम की या अंथेस्थिसियम, उसके जस्ट भीतर की ओर तीसरी परत होती है मध्य परत या मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के भीतर की ओर चौथी परत होती है भित्ति परत टेपिटम। तो इस प्राथमिक भित्ति कोशिका में कई परिणतिक विभाजन होंगे जिसके फलस्वरूप इसकी इसकी जो भित्ति परतें हैं, भित्ति परतों का निर्माण हो जाता है। दूसरी कोशिका है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या तो सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है, अथवा इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में आगे अन्य समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इन कोशिकाओं को कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। क्या कहते हैं इनको? बीजाणुजन ऊतक। फिर इस बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं, और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में आगे अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इनमें आगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। तो ये थे किसके? परागकोश का विकास। अब हम देखते हैं यदि हम फ्लो चार्ट के द्वारा इसे देखें, किसके द्वारा? आरेख के द्वारा। तो जो परागकोश या लघु बीजाणुधानी है, इसमें सबसे बाहर की ओर तो थी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। इस बाह्य त्वचा के भीतर जो समांगी कोशिकाएं थी, समांगी सेल्स, ये समांगी कोशिकाएं किसके रूप में कार्य करती हैं? प्रपासूतक। किसके रूप में? प्रसूतक के रूप में। इस प्रसूतक की कुछ कोशिकाएं जीव द्रव गाढ़ा करके किसके रूप में कार्य करती है? प्रपशु प्रारंभिकाओं के रूप में, और इस प्रपशु प्रारंभिका में परिणतिक विभाजन होता है। कौन सा विभाजन है? परिणतिक विभाजन, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनी थी। एक तो बाहरी कोशिका, इस बाहरी कोशिका को कहा था प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जो दूसरी निचली कोशिका या भीतरी कोशिका बनी थी, भीतरी कोशिका, इस भीतरी कोशिका को कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इसके पश्चात जो प्राथमिक भित्ति कोशिका थी, इस प्राथमिक भित्ति कोशिका में कई परिणतिक विभाजन होते हैं, और परिणतिक विभाजन के फलस्वरूप
लघु बीजाणुधानी की भित्ति परतें अर्थात अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम मध्य परत और टेपिटम का निर्माण होता है। इनमें आगे कई परिणतिक विभाजन होंगे और इन परिणतिक विभाजनों के द्वारा जो लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति है एंडोथीशियम मध्य परत और टेपिटम का निर्माण होता है। इस बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं विभाजन करेंगे और विभाजन के द्वारा बीजाणुजन ऊतक बनाएगी। इस बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में आगे अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। तो यह संरचना थी किसकी? लघु बीजाणुधानी के विकास के बारे में था। यदि हम देखें इस लघु बीजाणुधानी की संरचना, इसकी संरचना लघु बीजाणुधानी की संरचना तो इस लघु बीजाणुधानी की संरचना के अंतर्गत इसमें सबसे बाहर की ओर ये क्या है? लघु बीजाणुधानी। इसमें सबसे बाहर की ओर जो पाई जाती है वो बाह्य त्वचा। सबसे बाहर की ओर क्या मिलती है? इसमें बाह्य त्वचा। लघु बीजाणुधानी की संरचना इसमें देखो जो लघु बीजाणुधानी है इसकी संरचना के अंतर्गत बाहर से भीतर की ओर बात कर रहे हैं। कहां? बाहर से भीतर की ओर बात कर रहे हैं। तो सबसे बाहर की ओर होती है बाह्य त्वचा। क्या होती है? बाह्य त्वचा, जो कि कैसी होती है? एक कोशिकीय मोटी परत होती है। कैसी होती है? एक कोशिकीय मोटी परत होती है। इसकी कोशिकाओं में केवल अपनतिक विभाजन होते हैं। कौन से विभाजन होते हैं? अपनतिक विभाजन, जिसके फलस्वरूप जो बाह्य त्वचा है, यह बाह्य त्वचा जो परागकोश है उसकी वृद्धि के साथ साथ अपने आप को सामंजस्य में बनाए रखती है। ये जो बाह्य त्वचा है, यह बाह्य त्वचा जो आंतरिक परतें हैं, इन आंतरिक परतों की सुरक्षा का कार्य करती है। क्या काम करती है? आंतरिक परतों की सुरक्षा का कार्य। सेकेंड दूसरी परत है अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम। दूसरी परत हो गई अंतःस्थिशियम। यह इसको कहते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम देखो जो अंतःस्थिशियम में हमने कहा था कि यह बाह्य त्वचा के नीचे की ओर उपस्थित होती है। कहां स्थित होती है? ये बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है। ये भी क्या होती है? एक कोशिकीय मोटी परत होती है। एक कोशिकीय मोटी परत होती है। लेकिन
कोशिकाओं में, इस स्तर की खास बात है कि इस स्तर की कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज का यू आकार का स्थूलन पाया जाता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसकी कोशिकाओं में इसका अल्फा सेलुलोज का इस तरीके से यू आकार का स्थूलन पाया जाएगा। चूंकि इसमें अल्फा सेलुलोज के स्थूलन के कारण इनकी प्रकृति आर्द्रता ग्राही हो जाती है, आर्द्रता ग्राही प्रकृति होती है। और इसी आर्द्रता ग्राही प्रकृति के कारण ये जो परत है वो पराग कोश के, इसके पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती है। तो पराग कोश को फटने में सहायता करने वाली परत कौन सी हो गई? एंडोथीसियम या एंथोस्थीसियम। नेक्स्ट पराग कोश की तीसरी परत है और मध्य परत या मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर है यह एंडोथीसियम के भीतर की ओर उपस्थित होती है। कहाँ होती है ये? एंडोथीसियम के भीतर की ओर। इसकी यदि मोटाई की बात करें तो ये परत 1 से 3 कोशिकीय मोटी होती है। कितनी होती है ये? 1 से 3 कोशिकीय मोटी होती है तथा इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। ऐसे मध्य परत की जो कोशिकाएं हैं कैसी होती है? चपटी होती है तथा इन कोशिकाओं में कभी कभी स्टार्च का संग्रहण भी होता है। इसका संग्रहण होता है स्टार्च। इसीलिए यह परत कभी कभी लघु बीजाणुओं के पोषण में काम आती है। और नेक्स्ट लास्ट परत है, चौथी परत टेपिटम। इसे लघु बीजाणु धानी या पराग कोश की चौथी परत हो गई टेपिटम। चौथी परत है टेपिटम। तो यह इस लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत होती है। क्या होती है? सबसे भीतरी परत, जो कैसी होती है? एक कोशिकीय मोटी। कैसी होती है? एक कोशिकीय मोटी होती है। ये जो परत है यह बीजाणुजन ऊतक को, इसको बीजाणुजन ऊतक या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को चारों ओर से घेरे रहते हैं। देखो ये जो टेपिटम है, ये टेपिटम किसको? बीजाणुजन ऊतक को या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं। तथा इसका कार्य क्या हो गया? कार्य हो जाएगा इसका विकसित हो रहे लघु बीजाणु या परागकण, लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। क्या काम करती है?
विकसित हो रहे लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करती है। अर्थात ये जो टेपिटम है क्या हो गई, एक पोषक परत हो गई। क्या हो गई, पोषक परत हो गई, जो कि विकसित हो रहे लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। यदि किसी कारण से टेपिटम नष्ट हो जाए तो जो लघु बीजाणु या परागकण है इनका निर्माण रुक जाता है या अल्प विकसित लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। ये जो टेपिटम है, इस टेपिटम की कोशिकाएं, इसे टेपिटम की कोशिकाएं प्रारंभ में एक केंद्र की कैसे होती है, एक केंद्र की व द्विगुणित होती है। प्रारंभ में कैसे होती है, एक केंद्र की व द्विगुणित होती है। लेकिन परिपक्व होने पर ये बहु केंद्र की कैसी हो जाती है, ये बहु केंद्र की व बहुगुणित कैसी हो जाती है, बहुगुणित। तो प्रारंभ में ये कोशिकाएं एक केंद्र की होंगी, केवल एक ही केंद्र होगा, और ये कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। लेकिन जब ये परिपक्व हो जाती है अर्थात विकास की बाद की अवस्थाओं के अंतर्गत इनमें जो केंद्र है इनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप ये कैसी हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है। ये जो टेपिटम है ये प्लांट्स के अंतर्गत दो प्रकार की होती है। टेपिटम जो है वो दो प्रकार की होती है। देखो टेपिटम के प्रकार, टेपिटम दो प्रकार की है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला प्रकार है इसका अमीबीय टेपिटम, अमीबीय टेपिटम। यह इसको पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम भी कहते हैं। कहते हैं पेरीप्लाज्मोडियल। इस प्रकार की जो टेपिटम है वो अस्थायी प्रकार की होती है। कैसे होती है, अस्थायी, जो कि जो लघु बीजाणु है या परागकण है, लघु बीजाणु या परागकणों के निर्माण के समय यह नष्ट हो जाती है, अर्थात इसकी कोशिकाएं फट जाती है, जिसके फलस्वरूप जो कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य है, यह कोशिकाओं का जीव द्रव्य और जो कोशिकांग वगैरह है ये इस लघु बीजाणु धानी की गुहा में आ जाते हैं, और लघु बीजाणु धानी की गुहा में पहुंचकर टेपिटम कोशिकाओं का जीव द्रव्य, टेपिटम कोशिकाओं का जीव द्रव्य प्लस लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये आपस में मिश्रित होकर किसका निर्माण करते हैं, पेरीप्लाज्मोडियम का। किसका निर्माण करते हैं, पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। दूसरे प्रकार की जो टेपिटम है वो ग्रंथिल या स्रावी प्रकार की होती है। ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम।
वो स्थायी प्रकार की होती है। कैसी होती है? स्थायी। अर्थात जो स्रावी प्रकार की जो टेपिटम है, इस टेपिटम की कोशिकाएं जब लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण हो जाता है उस समय भी ये स्थायी रूप से बनी रहती है। अर्थात इस प्रकार की टेपिटम सामान्यतया नष्ट नहीं होती है। ये जो टेपिटम है, इस टेपिटम की कोशिकाओं में, इन टेपिटम की कोशिकाओं में कुछ बसीय प्रकृति की संरचनाएं होती हैं। इसमें जो टेपिटम सेल्स है, इन टेपिटम सेल्स में कुछ बसीय प्रकृति की संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को बोलते हैं प्रोयूबिस्काय। क्या कहते हैं इनको? प्रोयूबिस बॉडी या प्रोयूबिस काय। जैसे माना एक ये कोई कोशिका है, क्या है? टेपिटम कोशिका। इस टेपिटम कोशिका के बाहर की ओर होती है कोशिका भित्ति, होती है कोशिका भित्ति। ये तो हो गई कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। बाहर की ओर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो ये जो टेपिटम कोशिका है, इस टेपिटम कोशिकाओं में कुछ बसीय प्रकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को बोलते हैं प्रोयूबिस्काय। ये संरचनाएं क्या कहलाती है? प्रोयूबिस बॉडी। जब लघु बीजाणु धमनी की गुहा के अंतर्गत जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन प्रारंभ होता है। ठीक, इस समय जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन प्रारंभ होगा, उस समय इस टेपिटम कोशिका की कोशिका भित्ति, टेपिटम कोशिका की कोशिका भित्ति है वो मोटी हो जाती है। टेपिटम कोशिका की कोशिका भित्ति कैसे जाएगी? मोटी। जिसके फलस्वरूप ये जो प्रोयूबिस्काय है, ये प्रोयूबिस्काय अब इन टेपिटम कोशिकाओं से निकलकर कहाँ आ जाते हैं? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित जो रिक्त अवकाश है, इस रिक्त अवकाश में आ जाते हैं। तो जो प्रोयूबिस्काय है, ये प्रोयूबिस्काय कहाँ आ गई? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित रिक्त अवकाश में आ गई। ठीक है, इसी समय इन टेपिटम कोशिकाओं से स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। कौन सा पदार्थ स्रावित होता है? स्पोरोपोलेनिन। अब यह स्पोरोपोलेनिन, ये जो प्रोयूबिस्काय है, इस प्रोयूबिस्काय के चारों ओर इस तरह से प्रोयूबिस्काय है, इस प्रोयूबिस्काय के चारों ओर एक परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। कौन? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ये हो गया प्रोयूबिस्काय। प्रोयूबिस्काय, इस प्रोयूबिस्काय के चारों ओर कौन एकत्रित हो गया? स्पोरोपोलेनिन। अब इस पूरी संरचना को कहते हैं यूबिस्काय। यूबिस्काय अर्थात कि जब प्रोयूबिस्काय चारों ओर से स्पोरोपोलेनिन के द्वारा घिर जाता है तो यूबिस्काय नामक संरचना का निर्माण कर लेता है। जब यूबिस्काय का निर्माण हो जाता है, ठीक उसी समय जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन लगभग पूर्ण हो जाता है। जैसे इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन लगभग पूर्ण होता है और इनसे लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है, ठीक इसी समय जो टेपिटम कोशिकाओं की भित्ति थी वो वापस पतली हो जाती है।
कैपिटल कोशिकाओं की कोशिका वृद्धि वापस कैसे हो जाती है, पतली, जिसके फलस्वरूप ये यूबिस्काय अब इस मृतकोश से कहाँ जाते हैं, बाहर निकलकर लघु बीजाणुधानी की गुहा में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, लघु बीजाणुधानी की गुहा में आ जाते हैं। अर्थात यहां से निकलकर कहाँ आ गए, इस लघु बीजाणुधानी की गुहा में आ गए। और इस लघु बीजाणुधानी की गुहा में ये यूबिस्काय इस लघु बीजाणु या परागकण के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। तो जो यूबिस्काय थे, यूबिस्काय किसके चारों ओर एकत्रित हो गए, लघु बीजाणु या परागकण के चारों ओर। ये जो यूबिस्काय थे कहाँ एकत्रित हो गए, इस लघु बीजाणु या परागकण के चारों ओर एकत्रित हो गए। और एकत्रित होकर ये लघु बीजाणु या परागकण की बाह्य चोल का निर्माण कर लेते हैं। इसी कारण जो परागकण है या लघु बीजाणु है, इस लघु बीजाणु की जो बाह्य चोल है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनियन की। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनियन की। तो ये संरचना थी किसकी, लघु बीजाणुधानी की। किसकी संरचना थी, लघु बीजाणुधानी। इस वीडियो में इतना ही।